गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसके Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स आए हैं, जिसका नाम है इमरल फाइनेंस। छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, 326 मार्केट कैप की कंपनी है, एक NBFC कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जिनके रिजल्ट्स मोटा मोटी देख के लगता है कि अच्छे हैं, लेकिन इन डिटेल आज उनका कॉन कॉल हुआ तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन कॉल कैसा रहा, बिजनेस का अपडेट क्या है और आगे आने वाले समय में ये कंपनी क्या करना चाहती है ओवरऑल। तो इसको इन डिटेल में समझेंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें ओला हो या HDB फाइनेंशियल्स हो, ये जो बहुत ही चर्चित स्टॉक है उनके भी रिजल्ट्स आए। एट द एंड ऑफ दिस होल कॉन्वर्सेशन आई विल जस्ट टच अपॉन these two companies, overall my understanding of these results। इसके अलावा टाटा एलेक्सी, TCS और HCL टेक्नोलॉजी जैसे IT की जो दिग्गज कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने रिजल्ट्स घोषित किए, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट एज फार एज द IT सेक्टर इज कंसर्न। TCS में ग्रोथ 1% की देखी गई, HCL टेक्नोलॉजी में 8% की ग्रोथ और टाटा एलेक्सी तो -3% से सेल्स का नंबर डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल IT इंडस्ट्री इज फेसिंग अ लॉट ऑफ हेडविंड्स बिकॉज ऑफ द AI एंड बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इन US। तो उसको भी थोड़ा हम टच अपॉन करेंगे कि व्हाट इज मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ IT एंड ओवरऑल IT सेक्टर्स, बिकॉज ये सारी कंपनियां डिक्टेट करती है स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी का एनालिसिस करते समय आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं ये कंपनियां बड़ी हैं, 4 लाख 5 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है तो मैं इग्नोर करता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि नॉर्मली ये जो बड़े हाथी है तो आपको एक टॉर्च बेरर का काम करती है कि पूरे ओवरऑल सेक्टर्स में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर आपको NBFC का एनालिसिस करना है तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट को आपको देखना पड़ेगा, ऑन कॉल का समझना पड़ेगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस जो है वो NBFC का दिग्गज है और वो टॉर्च बेरर का काम करता है। तो इसका अगर आप मोटा मोटी रिजल्ट जब आएगा तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। हालांकि उसकी सेल्स ग्रोथ कम रहेगी छोटे कंपनी का कंपैरेटिवली, लेकिन वो जो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो एक सेगमेंटल एनालिसिस देता है वो बहुत बढ़िया रहता है। किसी भी कंपनी में, FMCG में HUL का हो या किसी भी दूसरे सेक्टर्स में की बात करें, टाटा मोटर्स या मारुति का जो हो ऑटो सेक्टर्स में, तो उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑल ऑफ दीज। तो वापस आते हैं कि एमरल्ड फाइनेंस के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि एमरल्ड फाइनेंस एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हियर, वी आर जस्ट एनालाइजिंग द रिजल्ट्स पब्लिश्ड बाय दीज कंपनीज ओवर द NSEs एंड द BSE वेबसाइट्स। तो एमरल्ड फाइनेंस, जैसे ही आप जानते हैं, ये एक जो कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करती है और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, तो उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो DSA होता है उसके लिए भी वो काम करती है। ये कंपनी मेनली फेमस इसलिए हुई या बहुत चर्चा में आ गई ट्विटर और ऑल सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बिकॉज इनका जो एक प्रोग्राम है अर्ली वेज एक्सेस टू द बिग कॉर्पोरेट। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है, अगर इफ आई एम वर्किंग इन अ TCS एंड आपको तो पता है कि द एक्सपेंसेस आर गोइंग स्काई रॉकेटिंग इन इंडिया एंड ओवरऑल अक्रॉस बिकॉज ऑफ द डेस्पिरेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एज वेल। तो अगर आपका सैलरी अगर 1 तारीख को आता है, आपको 28 तारीख को अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चाहिए, तो नॉर्मली ये जो कंपनी है बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करती है और वहाँ से आपको एक अर्ली वेज एक्सेस, मतलब आपकी सैलरी होने के पहले आपको एक अमाउंट दे देती है और इसका एक फ़ी वो चार्ज करती है, जिस फी के अंतर्गत एमरल्ड फाइनेंस जो है वो पैसा कमाती है। सिंपल बिजनेस मॉडल है, इसमें 2-3 सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट टू द एम्प्लॉई, व्हाट इज़ द बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर और एंड द बेनिफिट ऑब्वियसली टू द एमरल्ड फाइनेंस। तो अर्ली वेज एक्सेस जो है वो इनका एक टूल है जिसके थ्रू वो नए नए लोगों को, कॉर्पोरेट्स को एक्वायर करते हैं और कॉर्पोरेट को एक्वायर करने के बाद उनके जो 2000-3000 एम्प्लॉई है उन लोगों के लिए ये अर्ली वेज एक्सेस का प्लेटफॉर्म खुला करते हैं। मतलब मान लो कि एमरल्ड फाइनेंस TCS के पास चला जाता है और उनको बोलता है कि ये मेरा अर्ली वेज एक्सेस जो है तो आपके जो सारे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनके लिए आप ओपन कर दो। तो होता ये है कि पहले तो एम्प्लॉयर और एमरल्ड फाइनेंस के बीच में एक टाई अप हो जाता है, जिसके थ्रू आपके जो TCS के एम्प्लॉई है वो एमरल्ड फाइनेंस की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो अर्ली वेज एक्सेस है वो आपको मिलता है, मतलब आपको पैसे मिलते हैं, मतलब फंडिंग मिलती है, लोन मिलती है, जैसे भी कह लो।
यू कैन कंसिडर दिस एज अ पर्सनल लोन गिवन टू द एम्प्लॉयज, और बाद में वो जो लोन पे रीपेमेंट का काम है वो आपका जो टीसीएस जो एम्प्लॉयर है वो जो लोन है वो रीपेमेंट करता है। जैसे मान लो कि मेरी सैलरी अगर 1 तारीख को आ रही है, आपने 25,000 का लोन मंथ के पहले उठाया है, तो जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट होगी उसमें से जो 25,000 है वो जो 25,000 है वो इमराल्ड फाइनेंस को वैसे ही चला जाता है। इसमें बेनिफिट क्या है एम्प्लॉयर लाइक द टीसीएस की, इन सारी कंपनियों का एक मेन इंटेंशन रहता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय रिटेंशन। आपने देखा होगा आईटी सेक्टर के रिजल्ट को एनालिसिस करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वहाँ पर कोई कॉस्ट या मशीनरी नहीं होती है। तो इन सारी कंपनियों के लिए एम्प्लॉय बहुत बड़ा पैरामीटर्स होता है, बहुत बड़ी उनकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो एम्प्लॉय में होती है। जितने ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय हैप्पी रहेंगे, अच्छा आउटपुट देंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। तो होता ये है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए एम्प्लॉय अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ना जाए, एम्प्लॉय रिटेंशन ना हो, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हो, तो एचआर की पॉलिसी के अंदर आता है कि हम इस एम्प्लॉय को कैसे नर्चर करें, उसको नए नए चीज़ें कैसे दें, उसको कैसे हैप्पी रखें, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपके कंपनी में काम करने के लिए। इसीलिए टीसीएस जैसा एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉय के लिए ये सारा लोन की फैसिलिटी इमराल्ड फाइनेंस के थ्रू उसको दे देता है। और एज ए एम्प्लॉय में अगर टीसीएस में काम कर रहा हूँ तो फॉर मी अगर मुझे पैसे की ज़रूरत मंथ के बीच में पड़ी और मुझे पैसा कम पड़ जाए, एंड देन इफ़ आई एम गोइंग टू द बैंक्स एंड आस्किंग फॉर द पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन, तो वहाँ पर एक इंटरेस्ट चार्ज होता है 8%, 9%। तो इस सारे प्रोग्राम में मुझे वो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर इमराल्ड फाइनेंस से मैंने अगर अर्ली वेज एक्सेस लिया तो वहाँ पर मुझे सिर्फ एक फ़ी पे करनी है 1.25, 1.5%, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लोन दैट यू टेक फ्रॉम। तो वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके तहत आपके एम्प्लॉय भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश होता है, और आपका जो इमराल्ड फाइनेंस जैसी कंपनी है उनका भी फायदा हो जाता है। तो ये तो मोटा मोटी आपका बिजनेस मॉडल हो गया कि आपके फी और इसमें से वो पैसे कमाते हैं। ये तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो गई इमराल्ड फाइनेंस जैसी कंपनी की। इमराल्ड फाइनेंस ये जो कंपनी है बाकी एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन भी करती है। अभी मान लो कि उन्होंने कहीं एक कॉर्पोरेट को ऐड किया और वहाँ पे सारे एम्प्लॉय उसके अंतर्गत आ गए, तो उसको अर्ली वेज एक्सेस तो दिया, वो तो एक एक्विजिशन टूल हो गया कि लोगों को सामने लाना, उनका डेटा कलेक्ट करना। लेकिन उसी एम्प्लॉय को अगर मान लो कि होम लोन चाहिए, उसी एम्प्लॉय को आपको पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए या किसी भी तरीके का लोन चाहिए, तो ये जो कंपनी है वो वहां पर क्रॉस सेलिंग का काम करती है। जैसे बजाज फाइनेंस आपका क्रॉस सेलिंग का काम करता है। आपने देखा होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल में नो इंटरेस्ट ईएमआई का उन्होंने कंसेप्ट लाया कि जहां पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ईएमआई के ऊपर, आपको मोबाइल फ़ोन, टीवी सारी चीज़ें वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में बजाज फाइनेंस ने देनी शुरू करी, और उनको उनका डेटा कलेक्ट करके, उनको डेटा बेच के, उनको क्रॉस सेल करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की। उसी पैमाने के ऊपर ये जो कंपनी है इमराल्ड फाइनेंस, ये EWA मतलब अर्ली वेज एक्सेस के थ्रू लोगों को इकट्ठा करती है, कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉय को इकट्ठा करती है और उसी एम्प्लॉय को क्रॉस सेलिंग का काम करती है। मतलब वो पहले ही काम कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू द मेनी बैंक्स एंड द NBFCs इन द कंपनी इन द इंडिया। तो उसी लोगों को अगर वो ज़्यादा लोन देगी तो उनका भी फायदा है इन तरीके से। तो ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हो गई है। मतलब अगर आप बोलोगे कि स्कोप कितना है, तो स्कोप तो बहुत बढ़िया है। प्रोग्राम अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है। यूरोप, USA में बहुत सारी जगह पर ये प्रोग्राम बहुत ही फेमस है, तो उसी प्रोग्राम को उन्होंने डुप्लीकेट करने का काम इंडिया में किया है। लेकिन ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई, और उनका मैनेजमेंट का हमेशा ही कहना है कि हमारा कोई NPA नहीं है। देखो आप इसमें आप लोन देते हो किसी को, एम्प्लॉय के थ्रू एम्प्लॉय को देते हो, और आपका एम्प्लॉय जो है वो आपको पैसे देता है। तो जो पैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किए वो तो वापस आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि TCS जैसा एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा ही, उसमें से ही कट करके मेरे को लोन का रीपेमेंट होगा। तो लोन का रीपेमेंट और NPA, GNPA के नंबर्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो NPA है वो 0 ही रहता है। अब ये बात होगी, लेकिन उनका जो बिजनेस सेगमेंट है वहां पर तो लोन दे नहीं रहे हैं, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन वो दे, लेकिन वहां पर भी आपने देखना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा पूरे ओवरऑल पिक्चर को समझते हैं। पूरे रेवेन्यू से अभी तक इमराल्ड फाइनेंस सिर्फ 3 या 4% का EWA एक्सेस का लोन देती है। बाकी जो लोन है उनका बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, इन सारे लोन में अभी भी है। मतलब ये जो बिजनेस मॉडल है वो इटसेल्फ अभी ऐसा है कि थोड़ा सा नेशन स्टेज में है। आपने देखा होगा कंपनी भी जो है वो 326 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। टोटल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 21 करोड़ का, सिर्फ 21 करोड़, और प्रॉफिट जो है वो 8 करोड़ का है। प्रॉफिट 8 करोड़, रेवेन्यू 21 करोड़। आप समझ लोगे कितनी छोटी NBFC कंपनी है, तो बहुत नेशन स्टेज पे है। और थोड़ा सा बिजनेस मॉडल आप अगर देखोगे, आपको लगता है ओवरऑल मोटा मोटी कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है, लेकिन जब तक ये EWA एक्सेस बहुत सारे कॉर्पोरेट के पास नहीं चला जाता तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात मुझे पहले यही लगी थी कि पहले उन्होंने कहा था कॉन कॉल में Q3 या Q4 के कॉन कॉल में, आई थिंक Q3 के कॉन कॉल में, कि हम 100 कॉर्पोरेट को ऐड करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने सिर्फ 60 कॉर्पोरेट को ऐड किया था। अभी जो आज का कॉन कॉल हुआ है Q1 FY26 का, तो उनके पहले उन्होंने कहा था कि FY26 में पूरे ईयर में हम 250 कॉर्पोरेट को ऐड करेंगे, लेकिन आज के कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि सिर्फ 25 कॉर्पोरेट को इस फाइनेंशियल क्वार्टर में Q1 में उन्होंने ऐड किया है। तो आप अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी लगाते हो कि मतलब दे आर बिहाइंड बाई 225 नंबर्स फॉर 3 क्वार्टर्स टू रिमेनिंग एंड इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल नंबर्स टू अचीव दिस। तो मार्केट जो है वो थोड़ा इस बात को मतलब वो पसंद नहीं करता है कि आप इतना बड़ा टारगेट क्यों दे रहे हो और आप कर भी नहीं रहे हो। मैंने कभी नहीं देखा है कि इनमें बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट, टाटा, बिरला, अंबानीज, ये सारे जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो ऐड इनमें नहीं हो रहे हैं। तो वो भी थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटिंग की बात है। या कोई बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी इसमें ऐड नहीं हो रही है, छोटे मोटे कॉर्पोरेट हो रहे हैं जिनकी 500 की स्ट्रेंथ है, 1000 की स्ट्रेंथ है, किसी की 5000 10,000 की स्ट्रेंथ है। अभी ऐसा कोई कॉर्पोरेट इनमें ऐड नहीं हुआ है। तो होता ये है, ये जो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल जो लगता है वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी कमेंट्री है, आप बोलते हो कि 250 कॉर्पोरेट आप ऐड करोगे साल में और आप करते हो 25 इस क्वार्टर में, तो मतलब डिसअपॉइंटिंग ऑन दैट फ्रंट। सेकंड डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये लगा कॉन कॉल से कि उन्होंने एक लोन दिया था, बिजनेस लोन ही दिया था, MSME मान लो कि 50,000 के 2 अकाउंट थे, उनका 90 डेज DPD बकेट हो चुका है और फिर भी उन्होंने प्रोविजन नहीं किया है। मतलब लोन रिकवर नहीं हुआ है, हालांकि वो लोन की अमाउंट छोटी है, 30,000 50,000 की अमाउंट है। उनका कहना है कि वापस आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ट्रू मैनेजमेंट होता तो मैंने इसको प्रोवाइड किया होता, क्योंकि आपका 90 डेज के ऊपर DPD बकेट हो गया है, मतलब फाइनेंशियल्स बुक में आपका पैसा जो है, अगर NBFC के लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको प्रोविजनिंग देनी पड़ेगी, तो आपका GNPA दिखना चाहिए था। उन्होंने इस GNPA को ना दिखाने के लिए उसको प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो मान लो कि ये थोड़ा सा मुझे स्केप्टिकल लगा कि क्यों प्रोवाइड नहीं किया है, जस्ट इन ऑर्डर टू शो टू दिस शेयर होल्डर कि भाई मैं 0 NPA में काम कर रहा हूँ या मैं कितना अच्छा हूँ। तो देखो, दैट्स द थिंग कि कोई कॉर्पोरेट्स होते हैं, कोई कंपनियां होती है जो अपने आप को अच्छा दिखाने की बहुत कोशिश करती है। अगर आप उसकी PPT खोलोगे तो आपको लगेगा कितनी बढ़िया कंपनी है। मतलब सेल्स की ग्रोथ Q1 फाइनेंशियल 26 में 53% की है। आप अगर देखोगे कि EBITDA मार्जिन का जो नंबर है 67% से EBITDA मार्जिन बढ़ा है 73% से। पैट की ग्रोथ 86% की है, पैट का मार्जिन भी 40+ से कुछ बढ़ा है। तो मोटा मोटी पहले जो 60% का इंजन तो अभी थोड़ा सा 53-52 के लेवल पे आया है, वो भी मैं समझ लेता हूँ, दैट इज नॉट ऑन प्रॉब्लम, बिकॉज छोटी कंपनी है, 326 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, तो ऑब्वियसली इतना तो बनता है ऊपर नीचे। लेकिन 50-60% का मैं मान लेता हूँ कि सेल्स का ग्रोथ का नंबर है। इसलिए आपने देखा होगा रिजल्ट होने के पहले भी 4 दिन मार्केट में 5% का अपर सर्किट लग रहा था। उसका मतलब ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है इन सारे स्टॉक में। अभी सेबी क्या बोलती है इसके ऊपर आई डोंट नो, बट होता है। रिजल्ट आया कुछ 1-2 दिन पहले 11 जुलाई को, लेकिन उसके पहले ही आपने देखा होगा 15% स्टॉक अप था वहां से। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट था, मैनिपुलेशन भी होता है। और दूसरी चीज़ की मतलब ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अभी कहता है कि मैं ज़्यादा ग्रोथ के पीछे ना भागते हुए प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दूँ, मैं सस्टेनेबली ग्रो करना चाहता हूँ। तो भाई साहब, अगर आप पिछले Q2 के कॉन कॉल में जाओगे तो उनका कहना था कि मैं तो भाई इतना ग्रो करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आप उनका कुछ गाइडेंस था कि 1000 कॉर्पोरेट को वो ऐड करेंगे FY27 तक। मुझे तो 1000 तो बहुत ही दूर की बात लग रही है, किस कॉर्पोरेट को ऐड करेंगे बात, मतलब दैट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। तो मतलब आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, वो थोड़ा सा मुझे लगा। हाँ, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट कम ऐड किए फिर भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है एंड ऑल ऑफ दैट इज गुड। आई मीन एक एक फिक्स्ड कॉस्ट का एक स्ट्रक्चर है, डिजिटल ऐप है इनका, तो जहाँ उनको फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, एम्प्लॉय जो है वो कम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में नंबर अच्छा दिखेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती है कि मैनेजमेंट जो है वो कॉमेंट्री एक देता है, वो करता है। दूसरी चीज़ कि उनका जो गाइडेंस था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दो कि उन्होंने कहा था कि लास्ट कॉन कॉल में कि हम 16 to 18 करोड़ का पैट करेंगे, लेकिन अभी जो पैट का नंबर आया है वो 3.17 करोड़ का है, मतलब 3 करोड़ का पैट मान लो। कहा था 16 to 18 करोड़ का पैट करेंगे, अभी भी है 3 क्वार्टर्स है नो डाउट, बट मोटा मोटी उस चीज़ को आप अगर ध्यान में रखोगे देयर इज 15 करोड़ पैट दैट टू बी एडेड। अगर ये नए कॉर्पोरेट्स को ऐड नहीं करते हैं तो दैन इट इज बिकम द प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़, आप कोई लोन देते हो और उसका प्रोविजनिंग नहीं करते हो, ये डिफाइन करता है कि
मैनेजमेंट किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रहा है। तो मोटा मोटी अगर समरी वाइज अगर कोई मुझे पूछेगा तो आई वुड से इट्स स्टिल अ गुड कंपनी डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स, बट बिजनेस मॉडल वाइज एक दिन मान लो कि अगर बजाज फाइनेंस ये सारी चीज़ें करने लगा अर्ली वेज एक्सेस का, क्या बजाज फाइनेंस ने ये सारी चीज़ें सोची नहीं होंगी? क्या उसको वो बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है? क्या उसने देखा नहीं होगा? तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यार हाँ, ये कंपनी तो कर रही है, लेकिन बजाज फाइनेंस क्यों चुप है, वो क्यों नहीं कर रहा है? उसका मतलब ये है कि उसको कोई ट्रैक्शन नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि बजाज फाइनेंस अगर कोई चीज़ के बारे में एंटर करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें थोड़ा सा दम नहीं है। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी दैट आफ्टर 2 years ऑफ दैट, इफ वट एवर आई एम सेइंग इज रॉन्ग एंड द कंपनी स्टिल परफॉर्मिंग एंड बिकम द 10,000 मार्केट कैप करोड़, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज I would like to see the company grow from the small base. But for that, I would like to also see the sustainability model of the business as well. Because for me, in order to make any money in any company, my business model is very, very important. If my business model is somewhere weak, then my confidence to add in the money, even despite of the results, is low. Because आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल है, जैसे इंजीनियरिंग कंपनीज होती है, कमोडिटी बेस्ड प्ले होती है, स्टील में कंपनीज होती है जो इस तरीके का स्टील बनाती है, ऑटो कंपोनेंट कंपनियां बनाती है, 1-2 क्वार्टर तक अच्छा चलती है, वहां से फिर लुढ़कती है, नीचे आ जाती है। उसका रीजन ही वही तो होता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं होती है, उसका जो प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी नजर आते हैं एक समय के बाद। इसीलिए इंडिया में वही कंपनी चलती है। मान लो कि एफएमसीजी फेसिंग कंपनी है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एफएमसीजी चलेगी ही चलेगी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हो जाए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, तो इंडिया इज अ प्लेस वेयर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तगड़ा होता है, फाइनेंस में ग्रोथ ज्यादा होती है, हर सारी जगह पे फाइनेंस लगता है हमें। अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहा हो, इंडिया जैसे शेल्टर जैसी कंपनी हो, एमएसएमई लोन में काम करने वाली कंपनी हो, जैसे एमएसएमई एसबीएफसी फाइनेंस की कंपनी हो, वहां ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल दिखती है मुझे, नंबर्स अच्छे दिखते हैं, कमेंट्री अच्छी लगती है, जो कमेंट्री वो कह रहा है वो मुझे सस्टेनेबल लगती है, वो मुझे अंडरस्टैंड करती है। तो वो सारी चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। कोई छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, पी कम दिख रहा है, रैशनल इन्वायरमेंट है, तो आपने बहुत ढेर सारा पैसा डाल दिया और आप बैठ गए इस होप में कि इस पैसा बढ़ेगा और 10 फोल्ड होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको किसी भी कंपनी में अगर पैसे डालने तो एक ग्रेजुअल लेवल के ऊपर पैसे डालना है कि अगर मान लो कि क्वार्टर का रिजल्ट आया, अच्छा आया, हाँ थोड़ा सा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हाँ लगता है लेकिन रिजल्ट अच्छे, थोड़ा मैं पैसे डाल देता हूँ, विल सी हाउ दैट प्रोग्रेस। कंपनी के साथ आपको भी ग्रो होना है। अगर आपने अभी भी इतने सारे पैसे डाल दिए, पूरे जाके आगे जाके अगर मान लो कि एक बहुत बड़ा एनपीए का इशू इनका आ गया या आरबीआई ने इनके ऊपर कोई, बिकॉज इसके इसमें मिस्टर संजय अग्रवाल उनके जो सीईओ वो कहते हैं कि स्टिल आरबीआई इज लाइक लुकिंग इनटू दिस, मतलब उतना ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं है, लेकिन आरबीआई के रेगुलेशन में आ सकता है आगे जाके। तो वो सारी भी चीजें हैं कि आरबीआई इसको किस तरीके से देखेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस ऑल कम्स अंडर द आरबीआई रेगुलेशन, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एनबीएफसी। तो if you would like to add this money, you can add with a small amount and then track the companies. No buy and sell recommendation. I'm just giving an example. What I would do if as an investor, I will put the small amount and see how that grows. If in the next quarter they derail what they are saying is, I'll remove money and go home, because there are so many companies in India who can grow better rate, कमेंट्रीज आर गुड, बेटर मार्केट कैप। इसलिए विजय केडिया जी का एक स्टेटमेंट है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ स्माइल करके, उनका एक कंसेप्ट है जो थोड़ा सा मार्केट कैप उसका छोटा हो, 4,000-5,000 करोड़ का, लेकिन उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो बिजनेस करने का, धंधा चलाने का, उसमें थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस हो। अभी ये छोटी कंपनी है, छोटी मैनेजमेंट है, तो थोड़ा सा डर लगता है सारी चीज़ों में कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें पैन आउट हो जाएंगी। बिकॉज स्टॉक जो है वो 160 से लेके 67 तक गया था, उसका रीज़न ही वही था। Because despite of the, you tell me one reason, despite of the Q4 results were very good, why the stock has been dumped down? Because there was one good investor who has left the company, that is one fact. Promoter भी थोड़ा अपना स्टेक मतलब कम कर रहा है। वो जो इन्वेस्टर वहां से चला गया था, that is also the story, like why this has happened and all. So it's not that easy. Investing has always been confusing. Hence it is called as an investing. If it is a physical formula, like a plus b is bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square, then everybody would have made the money. I have different opinion, you might have a different opinion. So overall summary, the results are good, but need to track the companies. I have a doubt upon the business model, how this will be a sustainable going forward. So ये तो Emerald Finance के ऊपर था. Hope you like this video. If you like, then please like, share and subscribe. वापस आते हैं 2-3 कंपनियों के ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट्स आए एंड द स्टॉक वाज अप लाइक 20%। आई मीन आई वाज लाइक सरप्राइज व्हाट्स हैपनिंग। मैंने रिजल्ट्स देखे, नंबर ऑफ जो व्हीकल उन्होंने बेचे हैं, जो इलेक्ट्रिकल का काम करती है, नई नई गाड़ियाँ बनाती है, वो नंबर हाफ था।
सेल्स का नंबर है 50% से डाउन है, उसका जो प्रीमियम कैटेगरी के नंबर है वो भी 50-60% से डाउन है। पैट के नंबर जो है वो मुझे निगेटिव -210 से -261, तो मतलब पैट का नंबर भी डाउन है। दूसरी चीज, इस सारे इलेक्ट्रिकल में रेयर अर्थ मिनरल लगता है। रेयर अर्थ मिनरल में चाइना बहुत अपने पास रख रहा है और चाइना नहीं चाहता है कि वो रेयर अर्थ मिनरल किसी के पास चले जाए, और ये लोग अभी इसमें इनोवेशंस वगैरह कर रहे हैं, तो रेयर अर्थ मिनरल का वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, इनके व्हीकल, टोटल नंबर ऑफ द व्हीकल सेल्ड, दैट इज ऑल्सो लॉस, रेवेन्यू लॉस, प्रीमियम सेगमेंट में मार खा रहे हैं। और दूसरी चीज, प्रॉफिटेबिलिटी में अभी थोड़ा मुझे मतलब उतनी डायरेक्शन सही नहीं लग रही है जितना मुझे होना चाहिए था। ऑब्वियसली कॉन कॉल में ये कंपनी आगे बोलेगी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, स्टॉक अगर और 10% चला जाए, लेकिन फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने जोमेटो में देखा कि 1-2 क्वार्टर के पहले लग रहा था कि हाँ 1-2 क्वार्टर के बाद वो ईबिटा पॉजिटिव होगी, प्रॉफिटेबल होगी, तो जाके मैंने वहां पर पैसा डाला था। लेकिन इस सेस में ऐसे लग रहा है कि आई थिंक दिस कंपनी इज फार बिहाइंड एन पैट पॉजिटिव नंबर। हाँ, उन्होंने बोला है कि एट द एंड ऑफ FY26 we will be like EBITDA plus positive 5%. Then we have to wait and watch how this number pans out, because the company was like 150 and then it's went down to the 47 kind of level, 40 levels. The stock was up because of the one fact कि बहुत ख़राब जो एनवायरनमेंट था वो ख़त्म हो गया है और यहाँ से एक नया एनवायरनमेंट शुरू होगा। और दूसरी मुझे बहुत बुरी बात इस कंपनी में लगी कि 50% का जो मार्केट शेयर है उन्होंने लूज़ किया, 20% का मार्केट शेयर हुआ। दूसरा एक प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में हो रहा है कि हर एक टॉम डिक हैरी, अब टीवीएस को ले लो, हीरो मोटर को आपको ले लो, बजाज को ले लो, सारे लोग इसमें घुस गए और अभी टू व्हीलर बनाने का काम शुरू उन्होंने किया इलेक्ट्रिकल्स में। Ola is a pure electrical play. Bajaj is still IC engine and electrical play. They're still maneuvering all these things. So EV में मिनरल का, रेयर अर्थ मिनरल का प्रॉब्लम है जो उनका मोटर बनाने के लिए लगता है, वहाँ पर हमारा कोई रिसोर्स नहीं है इंडिया में। वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन चाइना। इफ चाइना स्टॉप्स देन द सप्लाई इशू आ जाएगा यहाँ पर। दूसरी चीज़, इनके जो वारंटी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, आपने ट्विटर में देखा होगा व्हाट हैज़ हैपेंड टू अग्रवाल एंड ऑल दैट। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, बट वारंटी में इनके बहुत सारे पैसे फंस गए थे एंड बहुत सारे इश्यूज हुए थे। इसलिए जो जितने भी वो उन्होंने व्हीकल आई थिंक जनरेशन 2 करके उनका एक व्हीकल है, मतलब टू व्हीलर का, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करने पड़े थे, जिसके तहत उनको बहुत सारी कॉस्ट अपफ्रंट लेनी पड़ी, तो वहाँ भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर पड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज मार्केट शेयर गंवाना 50% से लेके 19% तक, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। इट इज़ वेरी अर्ली स्टेज टू इन्वेस्ट मनी। आई विल इन्वेस्ट in the company even though it's a small, where I can see a growth coming, where I can see volume growth is coming, where I can see a value growth is coming, where I can see the PAT numbers are doing, where I can see the capex is doing in the right direction. इनका जो PLI का स्कीम जो था ओला इलेक्ट्रिकल का, वो डीरेल कर गया, बाद में अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत उनको मिलेगा Q2 में। सो ऑल सॉर्ट ऑफ स्टोरीज आर देयर, स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ to deploy my money over there in Ola. So that's about Ola. Overall IT इंडस्ट्री में तो पूरी मार पड़ी हुई है, आपने देखा होगा कोई भी ग्रोथ नहीं है, बहुत ही फीकी ग्रोथ है। TCS के नंबर आए, 1% का रेवेन्यू ग्रोथ था। आपने अगर HCL टेक के आज के रिजल्ट देखे, 8% की ग्रोथ थी, प्रॉफिटेबिलिटी में फेल था। आपने टाटा एल्क्सी का रिजल्ट -3% सेल्स फ्लैट था। सो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट थे। और एक चर्चित रिजल्ट आए HDB फाइनेंशियल्स के, सारे रिजल्ट्स को देखना। HDB फाइनेंशियल में 18% की डिसबर्समेंट की ग्रोथ की है, which is very good. However, their GNPA number has skyrocketed again to the 2%. Their NPA number has been up from the last quarter and the previous year last quarter. So NPA number को बढ़ना not a good sign. उनका डिसबर्समेंट जो है वो 18% से बढ़ा है, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उतने तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। और आप अगर देखोगे स्टॉक जो है लगभग 3 के प्राइस बुक मल्टीपल पे अवेलेबल है। मुझे उस प्राइस बुक मल्टीपल पे देयर आर सो मेनी कंपनीज हु इज गिविंग बेटर रिजल्ट, 30-35% की ग्रोथ मुझे दे रही है, अच्छे प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, और मुझे GNPA के नंबर भी कंट्रोल में है। GNPA का नंबर मतलब जो लोन आप दे रहे हो उसकी रिकवरी कितने में होती है और कितना परसेंटेज आपका लोन वापस नहीं आता है, वो आपको प्रोवाइड करता है, तो उस हिसाब से आप करते हो। आई विल सून लॉन्च ऑल दिस टर्म्स दैट हाउ यू हैव टू एनालाइज, देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स इन द PPTs, which details to look at. I will make a more detailed video about it, and then it will be easy for you guys to analyze the results on it. So thank you very much for your time, and please like, share and subscribe. Hope I can bring this new value addition to your result analysis and the fundamental analysis and make your life easy about investing. Thank you very much and have a nice day, guys.